तो फिल्म के शुरुआत में हम लोरेटा नामक लेडी से मिलते हैं जो कि अपनी कहानी बता रही होती है। लोरेटा जब हाई स्कूल में थी तो उसे अपने सब्स्टिट्यूट इंग्लिश टीचर कॉरिन से प्रेम हो गया था। लोरेटा के पेरेंट्स को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए सिर्फ 19 साल की उम्र में लोरेटा अपने पेरेंट्स को छोड़ दी और कॉरिन से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हुए जिनके नाम थे बेका और टाइलर। लेकिन 10 साल की रिलेशनशिप के बाद कॉरिन अपने परिवार को छोड़ के किसी और लड़की के साथ कैलिफोर्निया भाग गया। इस इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं और तब से लोरेटा ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है और इतने सालों में वो कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, न ही लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिले हैं। लेकिन हाल में लोरेटा के पेरेंट्स उससे इंटरनेट पे बात किए और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलना चाहते हैं। अब लोरेटा तो उनसे नहीं मिलने वाली, लेकिन लोरेटा के बच्चे अपने नाना नानी से मिलने की जिद करने लगे। ऐसे में लोरेटा उन्हें ट्रेन पे बिठा देती है ताकि बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा सके फॉर 1 वीक। उनके जाने से पहले लोरेटा उनसे कहती है कि 19 साल की उम्र में जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ी थी तो वहां कुछ तो कांड हुआ था। अब क्या कांड हुआ था वो टाइलर और बेका अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पूछ ले। अपने बच्चों को छोड़ने के बाद लोरेटा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज शिप पे जाएगी ऑन अ स्मॉल वेकेशन। अब इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि ये पूरी फिल्म बेका और टाइलर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब उनके रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग्स को ही फिल्म बनाई गई है। बेसिकली बेका एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, वहीं टाइलर अपनी बहन की मदद कर रहा है। तभी तो ये फिल्म फाउंड फुटेज स्टाइल में है। टाइलर को रैपिंग का शौक है और वो खुद को टी डायमंड बुलाता है। खैर दोनों भाई बहन ट्रेन पे बैठ के मेसन विले पहुंचते हैं जहां स्टेशन पे इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनका वेलकम करते हैं। ये लोग अपने नाना को पॉप पॉप और नानी को नैना कह के पुकारते हैं और आगे मैं भी इन्हें पॉप पॉप और नैना ही बोलूंगा। अब ग्रैंड पेरेंट्स का घर मेसनविल स्टेशन से काफी दूर था और वो टाइलर एंड बेका को कार में बिठाकर घर पे लाते हैं। इस जगह पे फोन नेटवर्क नहीं था लेकिन लैन केबल जरूर था। इनिशियली तो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जैसे टाइलर का रैप सुनना, बेका के डॉक्यूमेंट्री के रिकॉर्डिंग्स को लेकर उत्सुक होना, अपना पूरा घर दिखाना एंड ऑल दैट। लेकिन जल्द ही चीजें वियर्ड होने लगती है। सबसे पहले मंडे रात को पॉप पॉप कहते हैं कि इन्हें 9:30 के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है, यानी कि सो जाना है, और इन्हें किसी भी हाल में घर के बेसमेंट में नहीं जाना है एज वहां मोल्ड है जिससे ये बीमार हो सकते हैं। लेकिन उस रात जब बेका कुकीज लेने देर रात बाहर जाती है तो वो अपनी नैना को अजीब तरह से उल्टी करता हुआ पाती है। इससे बेका बहुत डर जाती है और अगली सुबह यानी ट्यूसडे मॉर्निंग वो पॉप पॉप से इसके बारे में पूछती है। पॉप पॉप का कहना था कि नैना बीमार रहती है और कल रात तो उनका स्टमक अपसेट हो गया था। अब उस दिन टाइलर नोटिस करता है कि पॉप पॉप घर के बाहर वाले शेड में जाते हैं जिसे वो लॉक करके रखते हैं। खैर दिन में ये दोनों बच्चे घर के नीचे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं जब एकदम से नैना इनके पीछे वियर्ड वे में भागने लगती है। वो कहती है कि मैं भी हाइड एंड सीक खेल रही थी, लेकिन उनकी हरकत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद जब पॉप पॉप और नैना वॉकिंग करने जाते हैं तो यहाँ कोई डॉक्टर सैम उन्हें खोजते हुए आता है। बेका उनसे मिलती है और डॉक्टर सैम बताते हैं कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पास के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, लेकिन लास्ट विजिट के टाइम वो नहीं आए और इसलिए डॉक्टर सैम उन्हें अगली विजिट के लिए इनवाइट करने आए थे। अब सैम के जाने के बाद टाइलर घर के बाहर वाले शेड में चुपके से जाता है जहाँ उसे ढेर सारी यूज्ड एडल्ट डाइपर्स दिखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के आने के बाद जब टाइलर नैना से इस बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि पॉप पॉप बूढ़े हो गए हैं तो उनसे अपना बॉवेल मूवमेंट कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनकी निकल जाती है और इसलिए वो डाइपर पहनते हैं और इस डाइपर को एक जगह जमा करते हैं और उसे जला देते हैं। अब पॉप पॉप को ये सारी बात बच्चों को बताने में शर्म आती है क्योंकि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए वो डाइपर को शेड में रखते हैं। खैर तो इसके बाद पूरी फैमिली कार में बाहर जाते हैं जहाँ एक जगह पॉप पॉप एकदम अजीब तरह से बिहेव करते हुए एक अनजान आदमी पे हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अनजान आदमी इनका पीछा कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब उस रात बेका और टाइलर को अपने कमरे के बाहर थोड़ी आवाज आती है और चेक करने पे वो नैना को नग्न हालत में दीवार पे स्क्रैच करते हुए पाते हैं। ये दृश्य देख टाइलर तुरंत दरवाजा बंद करता है। ना वेडनेसडे की सुबह बच्चे नोटिस करते हैं कि पॉप पॉप किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार होने लगे थे, जबकि ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। वहीं नैना भी बेका को ओवन में घुस के ओवन साफ करने के लिए कहती है, आई मीन ऑब्सेसिव क्लीनिंग, और एक समय तो लग रहा था कहीं वो ओवन चला ना दे। इट वाज क्लियर कि ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली साउंड नहीं थे और टाइलर इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था। टाइलर और बेका अपनी मॉम को स्काइप कॉल करके सब बताते हैं और उनकी माँ कहती है कि बुढ़ापे में ये सब कॉमन है। खैर इसके बाद बेका नैना को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देने कहती है। इंटरव्यू के दौरान बेका नैना से पूछती है कि जिस दिन आपकी बेटी घर छोड़ के गई थी उस दिन कुछ कांड हुआ था क्या, और अगर हुआ था तो क्या हुआ था। ये सुन के नैना एकदम अजीब रिएक्ट करती है और बेका को इंटरव्यू रोकनी पड़ती है। अब दिन में टाइलर लिविंग रूम में हिडन कैमरा छुपाने की सोचता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि रात में घर के अंदर होता क्या है, मतलब नैना क्या सब करती हैं। लेकिन बेका उसे हिडन कैमरा डालने से रोक लेती है। अब उस रात फिर से नैना अजीब तरह से घर में घूम रही थी जो कि ये दोनों बच्चे देखते हैं। नाउ थर्सडे मॉर्निंग को बच्चे नैना को कुएं
में झांकते देखते हैं, लेकिन चेक करने पे इन्हें कुएं में कुछ नहीं मिलता। इसके बाद बेका और टाइलर एक दूसरे के इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें हम इनके बारे में कुछ बातें जान पाते हैं। टाइलर बताता है कि जब वो 8 साल का था तो वो एक रग्बी गेम के दौरान फ्रीज हो गया था, और क्योंकि वही लास्ट डिफेंस था तो उसकी टीम हार गई। उस घटना के बाद ही इनके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे, और टाइलर कहीं ना कहीं सोचता है कि सब उसकी गलती है। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा है नहीं, लेकिन टाइलर के मन में ये बात रहती है। वहीं बेका कभी खुद को मिरर में नहीं देखती, एज वो खुद को वैल्यू नहीं करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके पिता इन्हें छोड़ के गए थे तो वो बेका के लिए बस एक कार्ड छोड़े, और इससे बेका को लगने लगा कि उसके पिता उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, और बेका अपनी ही नजरों में खुद को कम आंकने लगी थी। इसलिए वो खुद को मिरर तक में देखना नहीं चाहती। ओवरऑल इन इंटरव्यू से हम समझ पाते हैं कि भले ये दोनों बच्चे मस्त मौला हैं, छोटे हैं, कूल हैं, लेकिन रियलिटी में इनके डैड का जाना इनके दिमाग पे गहरा असर छोड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इनके घर में जो लैपटॉप थी उसके कैमरे पे नैना कुछ तो गंदगी लगा दी थी, जिससे कैमरा ब्लॉक हो गया था, और बेका इस गंदगी को निकालने की कोशिश करती रहती थी। एनीवेज उस दिन इनके घर पे स्टेसी नाम की एक लड़की आती है जो कि पाई लेके आई थी। नैना और पॉप पॉप घर पे नहीं थे, और ऐसे में स्टेसी बताती है कि वो बगल वाले अस्पताल में पेशेंट थी। इनफैक्ट बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स ही स्टेसी की काउंसलिंग कर रहे थे, और उन्होंने स्टेसी को काफी सपोर्ट किया है। लास्ट वीक वो लोग स्टेसी से मिलने नहीं आए, और इसीलिए स्टेसी उनकी हाल खबर लेने यहाँ आई है। जो भी हो, नैना और पॉप पॉप तो घर पे थे नहीं, और ऐसे में स्टेसी वापस चली जाती है। अब उस शाम फिर से दो अजीब चीजें होती हैं। पहली ये कि नैना दीवार पे देख के अपने आप में जोर जोर से हंसे जा रही थी। वहीं पॉप पॉप बार्न में एक गन अपनी मुंह में रखे हुए थे, और पूछे जाने पे वो कहने लगे कि वो बस गन साफ कर रहे थे। ऐसे में उस रात सोने से पहले बेका और टाइलर डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो हिडन कैमरा लिविंग रूम में ऑन करके रख देंगे। नाउ रात में अगेन नैना पागलों की तरह घर में घूमना शुरू करती है। इनफैक्ट वो तुरंत ही कैमरा ढूंढ लेती है। देन कैमरा खुद अपनी हाथों में लेकर बच्चों के कमरे की तरफ जाती है। वहां वो एक चाकू लेके डोर ओपन करने की कोशिश करती है, देन अचानक से चली जाती है। अगली सुबह बच्चे कैमरा का फुटेज चेक करते हैं, और फुटेज में वो अपनी नैना को ये सब करते देखते हैं। ऐसे में बच्चे डिसाइड करते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उनका यहाँ रहना सेफ तो नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले इन बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्मली ही बिहेव करना होगा। ऐसे में उस दिन बेका पॉप पॉप का इंटरव्यू लेती है, और वो अजीब बात कहने लगते हैं कि जिस फैक्ट्री में वो पहले काम करते थे वहां कुछ तो व्हाइट कलर का दौड़ता था, और उसकी आंखें बड़ी और पीली थी। उस क्रीचर को सिर्फ पॉप पॉप ही देख पाते थे, और कोई भी पॉप पॉप की बातों का यकीन नहीं करता था। इसके बाद स्टेसी वापस यहाँ आती है, और बच्चे देखते हैं कि घर के बाहर स्टेसी नैना और पॉप पॉप से बहस कर रही थी। पॉप पॉप स्टेसी को काम डाउन करते हुए घर के पीछे ले जाते हैं, और इसके बाद स्टेसी पीछे से बाहर नहीं आती, ना ही उसे हम जाते हुए देखते हैं। इस घटना के बाद बेका फिर से नैना की इंटरव्यू लेती है, और वो एक अजीब कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि किसी गांव में एक पॉन्ड में एलियन क्रीचर्स थे, जिनके पास इनविजिबल एंटीनास थे। ये एलियन क्रीचर्स पॉन्ड में थूकते थे, और उनके थूक में ऐसा जादू था जिससे लोग सो जाते थे। ऐसे में जब भी गांव के लोग पॉन्ड में जाते तो वो सो जाते और पॉन्ड के नीचे चले जाते। वहां एलियंस कई गांव वालों को इकट्ठा करके रखे थे, और ये गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ये एलियंस किसी सिनमॉर्फिटेलिया नामक जगह से थे, और जो भी लोग पानी के अंदर थे वो खत्म नहीं हुए थे, बस सो रहे थे। ऑफ कोर्स इस कहानी का कोई सेंस नहीं बनता, और ऐसे में बेका वापस नैना से उस दिन के बारे में पूछती है जिस दिन उनकी बेटी घर से भागी थी। I mean, उस दिन क्या कांड हुआ था। ये सुनते नैना फिर से अजीब एक्ट करने लगती है, और बेका बात को घुमा देती है। इस पॉइंट तक बेका और टाइलर समझ चुके थे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली स्टेबल नहीं हैं, और ऐसे में वो अपनी मॉम को स्काइप करके कॉल करते हैं, उन्हें फौरन यहाँ आने को कहते हैं। बातों बातों में ये लोग क्लीन्ड लैपटॉप कैमरा की मदद से अपनी मॉम को उनके पेरेंट्स दिखाते हैं, और यहाँ इनकी मॉम कहती है कि वो दोनों मेरे पेरेंट्स हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं, रादर दो रैंडम लोगों के साथ रह रहे थे। और ऐसे में इनकी माँ लॉरेटा फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल नहीं लगता, और इसलिए लॉरेटा तुरंत यहाँ आने का डिसाइड करती है, ऑल्दो ये जगह काफी दूर थी, यानी आने में वक्त लगेगा। अब बेका और टाइलर का इनिशियल प्लान तो यही था कि ये लोग यहाँ सैटरडे तक रुकने वाले थे, और आज ऑलरेडी फ्राइडे हो चुका था, यानी अगर ये लोग जस्ट वन मोर नाइट सर्वाइव कर जाते हैं तो इनकी मम्मी एनी हाउ आ जाएगी और ये लोग बच जाएंगे ना। उस रात नैना और पापा बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलने लगते हैं, और दोनों एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। बेका कैमरा चार्ज करने के बहाने बेसमेंट में पहली बार जाती है, जहां उसे अपने असली ग्रैंड पेरेंट्स की फोटोज, उनके कपड़े और उनकी लाश भी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तभी पॉप पॉप बेका के पीछे आते हैं, और वो बेका को खींचते हुए एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसी कमरे में नैना भी थी, एंड द टाइम वाज पास्ट 9:30।
यानी नैना का भयानक रूप अब बाहर आएगा। वहीं पॉप पॉप टाइलर पे हमला कर देते हैं और उसे किचन में ले जाते हैं। वहां वो टाइलर के चेहरे पे अपनी यूज्ड नैपीज रगड़ते हैं और टाइलर वापस स्पोर्ट्स वाले दिन की तरफ फ्रीज हो चुका था, यानी कि वो डर से हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैना बेका पे हमला करती है और इस हमले में कांच टूटती है। यहाँ बेका फाइनली अपने फियर को ओवरकम करके कांच में खुद को देखती है। देन इसी कांच के टुकड़े को उठाकर बेका नैना पे हमला करके उन्हें समाप्त कर देती है। देन वो कमरे के दरवाजे को तोड़ती है और पॉप पॉप पे भी हमला करती है। और पॉप पॉप यहाँ बेका से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ऐसे में वो बेका को गिरा देते हैं। लेकिन एकदम से टाइलर अपने होश में आता है और वो रग्बी गेम की तरह चिल्लाते हुए पॉप पॉप को टैकल करता है। फिर पॉप पॉप को गिरा के वो फ्रिज डोर से उनके सर पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। मतलब हाँ, टाइलर भी जो फ्रीज हुआ था उसको ओवरकम किया और यहाँ पॉप पॉप को खत्म किया। इसके बाद दोनों बच्चे घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पुलिस आ चुकी थी, साथ में उनकी माँ भी आ चुकी थी। सो यस, फाइनली दोनों बच्चे रेस्क्यू हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सीन थोड़े समय बाद की थी जहां हम लोरेटा के इंटरव्यू की क्लिप को देखते हैं। वो बता रही होती है कि जब 19 साल की उम्र में वो घर से भागी थी तब वो डोर पे अपनी मम्मी को हिट कर दी थी। इसके कारण लोरेटा के पापा उसे हिट किए थे और बेसिकली यही कांड हुआ था। फिल्म के एंड में हम बेका और टाइलर के बचपन की क्लिप्स देखते हैं विद देयर फादर और क्रेडिट सीन में टाइलर रैप करता है जहां वो रैप के माध्यम से उस पूरे इंसिडेंट को रिकॉल करता है जो कि उसके साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर पे हुआ। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विजिट फिल्म की कहानी और यहाँ आपके मन में कई सवाल होंगे, स्पेशली ये कि बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर में वो दो लोग कौन थे। उनका ओरिजिनल नाम था मिचेल एंड क्लेयर। ये दोनों पेरेंट्स के घर के पास वाले साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे और उस हॉस्पिटल का नाम था मेपल शेड। अब जो ओरिजिनल ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वॉलंटियर वर्क में पेशेंट्स की काउंसलिंग करते थे और इन दोनों पेशेंट्स की भी वो काउंसलिंग कर रहे थे। नाउ काउंसलिंग के दौरान ही उन्होंने मिचेल एंड क्लेयर को बताया था कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों पेशेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने का बहुत मन करने लगा और ये दोनों पेशेंट्स हॉस्पिटल से भाग गए और यहाँ के ओरिजिनल ग्रैंड पेरेंट्स को समाप्त कर दिए। देन उनका रूप लेके बेका और टाइलर को रिसीव किए। देन उनके साथ घर घर खेलने लगे, आई मीन फेक ग्रैंड पेरेंट्स बन के रहने लगे। अब क्योंकि बेका और टाइलर कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले नहीं थे तो वो लोग इन दोनों को पहचान नहीं पाए। इस एक्सप्लेनेशन से आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों स्टेसी इनसे बहस करने लगी थी, क्योंकि स्टेसी देखी कि ये दोनों तो रियल लोग हैं ही नहीं जो कि उसकी काउंसलिंग करते थे, कोई रैंडम दो लोग हैं। पॉप पॉप स्टेसी को बहला फुसला के घर के पीछे ले गए और उसे लटका के समाप्त कर दिए थे। तभी स्टेसी कभी घर से वापस जाती नहीं दिखी। अब इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं कि अगर ये दोनों पेशेंट्स थे हु वर मेंटली अनस्टेबल तो फिर ये दोनों 5 दिन तक ग्रैंड पेरेंट्स होने का नाटक क्यों किए। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और क्लेयर का मन था कि वो नैना बनेगी इन किड्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लेयर अपने 2 बच्चों को सूटकेस में बंद करके पॉन्ड में डुबो दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्लेयर पहले से ही बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी और तभी तो वो एलियन वाली कहानी सुनाती थी जिसमें एलियंस लोगों को पॉन्ड के नीचे सुला देते हैं, मारते नहीं है, बस सुला देते हैं इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। यानी क्लेयर के हिसाब से उसके बच्चे भी पॉन्ड में सूटकेस के अंदर सो रहे हैं और वो सिनमॉर्फिटेलिया में हैं। क्लेयर बेका और टाइलर को भी सिनमॉर्फिटेलिया पहुंचाना चाहती थी, यानी पॉन्ड में डुबाना चाहती थी। क्लेयर का प्लान था कि वो उन दोनों बच्चों को पास वाले कुएं में डुबाएगी और तभी हम फिल्म के दौरान क्लेयर को कुएं में झांकते देखे थे। इन शॉर्ट क्लेयर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और उसे पता तक नहीं चलता कि वो कब किसको हार्म कर रही थी। वहीं मिचेल हमेशा किसी व्हाइट थिंग विद येलो आईज की बात करता था और वो कहता था कि वो चीज फील्ड में और हम पे हंस रही है। अगेन ये इसका डिल्यूजन था और मिचेल यहाँ क्लेयर की मदद कर रहा था ताकि क्लेयर ग्रैंड मदर बन के इन बच्चों के साथ परफेक्ट वीक काटे और बच्चों के वापस जाने से पहले इन्हें सिनमॉर्फिटेलिया पहुंचा दे, यानी पानी में डुबो के समाप्त कर दे। वैसे फिल्म के दौरान मिचेल ये भी कहता है कि आज सब यहीं पे समाप्त होंगे, व्हिच मींस कि शायद बच्चों को निपटाने के बाद ये दोनों खुद को भी समाप्त कर लेते। तभी तो शायद हम मिचेल को मुंह में गन रखे देखे थे। और हाँ, मिचेल किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में हमेशा जाता था जो कि अगेन उसका एक डिल्यूजन था। ओवरऑल एंड में क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। साथ ही यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दोनों बच्चे अपने फियर को डिफीट किए। आई मीन बेका मिरर में खुद को देखी, देन टाइलर फ्रीज हुआ था लेकिन अनफ्रीज होके फाइनली मिचेल को खत्म किया और इस तरह दोनों बच्चे ना सिर्फ जिंदा बच पाए बल्कि अपने फियर्स पे काबू पाए और उनके पिता के उन्हें छोड़ जाने वाली बात पे खुद को दोष देना बंद किए। तभी तो लास्ट में वो डॉक्यूमेंट्री में अपने पिता की फुटेज भी डाले थे, जबकि इनिशियली से वो कह रहे थे कि पिता की कोई फुटेज नहीं डालेंगे। दिस शोज कि वो लोग अपने पिता के जाने वाले गम से भी ऊपर उठ चुके हैं। इस फिल्म की गहराई सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें फैमिली ट्रॉमा और फॉरगिवनेस का भी एक गहरा थीम है। लोरेटा ने अपने पेरेंट्स को छोड़ा था एक झगड़े के बाद, जिसके बारे में वो कभी खुल के बात नहीं की, लेकिन एंड में वो इसके बारे में खुल के बात करती है। बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना उस पुराने घाव को भरने की एक कोशिश थी। फिल्म हमें बताती है कि जब हम पुराने दर्दों को
सुलझाते नहीं है तो उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। बच्चों का उन इम्पोस्टर्स को हराना उनके अपने इनहेरिटेड फैमिली ट्रॉमा को ओवरकम करने का सिंबल है। एक और खास थीम है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। बेका एक फिल्म मेकर है और पूरी फिल्म उसकी डॉक्यूमेंट्री है। कैमरा सिर्फ उसका टूल नहीं है बल्कि बेका का दुनिया को समझने का तरीका है। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो उसे कैमरा छोड़कर असलियत का सामना करना पड़ता है। फिल्म के एंड में वो अपनी माँ का इंटरव्यू लेती है और टाइलर रैप करता है जो दिखाता है कि वो अपने आर्ट के जरिए उस ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहे हैं। वो विक्टिम्स नहीं है बल्कि अपनी कहानी के हीरोज बन चुके हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं हु वाज सेइंग कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम है एलेक्स। उस क्लास की टीचर जस्टिन कैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है और ऐसे में शी वाज शॉक्ड। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम डाल रहे थे कि वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इस बात के कि वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से दौड़ के भागे थे क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पे रिंग किए। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नरूटो रन जैसा। तो दोस्तों ये थी मूवी की सेटअप और इस पॉइंट पे फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूज यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है सेइंग कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पे ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पे जाती है जहाँ जेम्स नामक एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा। जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पे हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम एक पॉल नामक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। ना स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ तो ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंटरोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मेनी डिपार्टमेंट से। मोरओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहते हैं वरना माहौल बिगड़ सकता है। न चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो जरूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रीसेंट इवेंट्स को लेके बातें होती हैं और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात ये थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की पत्नी का नाम डोना है और ये बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल ये दोनों इंटीमेट हुए। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से न सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पे जाती है। वहाँ नॉक करने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहां से अंदर झांकने पे जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह बैठा पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पे चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे ताकि एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो घर पे नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है। देन वो चुपके से कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से
बाल काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नामक बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। देन जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पे पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पे नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पे ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नरूटो रन होता है ना वैसा कुछ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप पे उनके घर से लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास हैं। अब ये सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वो एकदम लहूलुहान थे और लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में हैं। देन वो भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक मकसद है, दैट इज जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इन शॉर्ट यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस पे वशीकरण हुआ है। यहीं पे ये वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइटमेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स, और दोनों के ही जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है जहां हम कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पे कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नजरें मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स को चेज करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नाउ सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल का ये असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, फॉलोइंग विच पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पे चीट किया है विद जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीना में अपने आप ओवरराइड हो जाएगा। ये सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच देगा, देन उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स की घर की तरफ जाता है जहां वो इस घर में ब्रेक इन करता है। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफा पे बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। आई मीन वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस में हो। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है।
है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वॉज शॉक्ड और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पे जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा, तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेज करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहां उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों का लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल ट्रांस में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर को लीगली चेक करना चाहिए टू सी कि एलेक्स ओके है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाया। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जिसके नाइटमेयर्स जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट ये जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पे देखते हैं जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पे आती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है, देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि मोस्टली ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। देन एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पे डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पे ही हमला कर देता है। यह हमला इतना भयावह था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेटेड वेपन होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पे छोड़ देती है यूजिंग जस्टिन्स हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल ले ली थी एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में नरूटो रन करते हुए पेट्रोल बंक तक गया जहां वो जस्टिन पे हमला कर दिया। उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक दी जिससे मार्कस का सर फट गया और वो वहीं रोड पे समाप्त हो गया। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है, रादर वो भी विक्टिम ही है। इसलिए ये दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है विथ लाइन सेइंग कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। ये देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार लेके जाते हैं और नजर रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पे उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है जहाँ घर में वो अपने पेरेंट्स को एकदम
हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पे बैठा पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम व्यू समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में हैं। अगर एलेक्स ये बात किसी को बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। ये कह के ग्लैडिस वही कांटों वाली स्टेम या लकड़ी निकालती है और फिर उस पे अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स अपना फोर्क, वो कांटा चम्मच होता है ना, उसे उठा के खुद के ही चेहरे पे चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में निपटा सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर पे लाई थी ना, इसी प्लांट के स्टेम से वो लोगों पे वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, यानी उनके लाइफ फोर्स को छीनती थी ताकि वो खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को समहाउ बीन्स वगैरह खिला के जिंदा रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लाके ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना ट्रे पे लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पे आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाके खड़े हो जाते हैं। सो यस, इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर पे छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पे न सिर्फ घर साफ कर ली बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दी थी। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आके खड़े हो गए क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले एलेक्स यहाँ अपना वादा पूरा किया, यानी 17 बच्चों के पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की। ना तो वो यहाँ से गई, ना ही वो एलेक्स को छोड़ी और उसके पेरेंट्स को अब भी अपने वश में रख रही है। लिटरली वो एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। बाय द वे, पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे ना, तो ग्लैडिस उन पे भी रिचुअल कर दी होगी और अब ये दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की लाइंस बना दी थी जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव्स या टाइमलाइंस हैं वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पे घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पे हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो ये फिर से उठ खड़े होते थे। अंततः जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पे गोली मारती है जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सर पे गोली मार के उसे भी समाप्त करती है जिससे आर्चर बचता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पे मार के ही समाप्त किया जा सकता है। नाउ आर्चर बेसमेंट में जाता है जहां उसे 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। देन ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है जिससे आर्चर जाके जस्टिन पे ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है जिसके पार उसके पजेस्ड पेरेंट्स थे। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं और एलेक्स भागना शुरू करता है। एलेक्स भागते हुए किसी तरह ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल्स करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है, देन ग्लैडिस के विग से उसका ही बाल निकालता है, फिर वो स्टेम पे अपना खून डाल के स्टेम को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देख के उसका ही रिचुअल सीख चुका था और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पे ही कर दिया था। ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे पजेस थे वो ग्लैडिस के पीछे ही उसे मारने दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और ये 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। शहर के सारे लोग ये नजारा देखते हैं और एक पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला करके उसे काइंड ऑफ खाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये बच्चे ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ग्लैडिस के समाप्त होते सबका वशीकरण टूट जाता है।
जी हाँ, आर्चर भी अपने होश में आता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब आर्चर का वशीकरण तुरंत ही हुआ था तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वो कहीं न कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है, ऑल्दो मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं, इनफैक्ट उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वहीं एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता है जो कि अच्छी और नॉर्मल आंटी हैं। बच्चों की बात की जाए तो वो भी कुछ बोलते नहीं है, ऑल्दो 1 साल के बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं। इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेपन्स मूवी की कहानी एंड इट वाज अ माइंड ब्लोइंग मूवी। स्पेशली फिल्म की डायरेक्शन बहुत अमेजिंग थी। नाउ आई नो कि यहाँ आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, तो चलिए हम और आप मिलकर कहानी को और डीपली समझते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। सो अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ग्लैडिस नाम की एक औरत थी जो कि एलेक्स के माँ की आंटी बोलती हैं खुद को। वो इनके घर पे आती हैं, देन वो एलेक्स के पेरेंट्स का वशीकरण करके उनके लाइफ फोर्स पे फीड करती है, जिससे वो थोड़ी यंग और हेल्दी हो जाती है। इतने से उसका काम नहीं बना, यानी वो फिर से बीमार पड़ने लगी, तो वो एलेक्स को ब्लैकमेल करके उसके क्लासमेट्स का भी वशीकरण करती है, जिससे उन्हें और स्ट्रेंथ मिलता है। जब उनका भांडा फोड़ होने लगता है तो वो शहर छोड़ के भागने की सोचती हैं, लेकिन तभी जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर में आ जाते हैं। देन यहाँ इधर उधर बहुत कांड होता है, लेकिन एलेक्स फाइनली हिम्मत करके ग्लैडिस के रिचुअल उस पे ही इस्तेमाल करता है, जिससे ग्लैडिस खत्म हो जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लैडिस का रिचुअल काम कैसे करता है और उसका मकसद क्या था। देखो, इस रिचुअल में ग्लैडिस को अपने विक्टिम की एक पर्सनल आइटम चाहिए होती है, लाइक उनके बाल या उनका कपड़ा और इवन नेम प्लेट्स। देन ग्लैडिस अपने एक खास पौधे की टहनी पे ये पर्सनल आइटम बांध देती है, फिर इस पे अपना खून लगाती है। इसके बाद जैसे ही वो घंटी बजाती, उसका विक्टिम ग्लैडिस के वश में आ जाता था। वशीकरण में आया व्यक्ति ग्लैडिस के कहने पे दूसरों पे हमला कर सकता था, स्पेशली जब ग्लैडिस स्टेम को तोड़ती थी। अब स्टेम पे उस व्यक्ति के बाल वगैरह लगा के तोड़ा जाता था जिसपे हमला करना हो। पानी में स्टेम को डालने से यह हमला बंद करवाया जा सकता था। अब ग्लैडिस ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, मे बी कई 100 साल की हो, और वो दूसरों के लाइफ फोर्स पे फीड करके खुद को जीवित या हेल्दी रख रही थी। वो एलेक्स के पेरेंट्स पे काफी दिन तक फीड की, और यही वजह है कि ग्लैडिस के खत्म हो जाने के बाद भी एलेक्स के पेरेंट्स ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, जिसे ग्लैडिस कंज्यूम कर चुकी थी। वहीं कुछ बच्चे 1 साल बाद रिकवर होने लग गए और बोलने भी लगे, क्योंकि उन पे ग्लैडिस पूरी तरह से फीड नहीं करी थी। अब अगर आप आर्चर के वशीकरण को देखो तो वो तुरंत ही ठीक हो गया, क्योंकि उसका वशीकरण तुरंत ही हुआ था। सो यस, आर्चर पे कोई असर नहीं हुआ। इस फिल्म में ग्लैडिस लोगों को अपने पर्सनल वेपन की तरह इस्तेमाल करती थी, लाइक कैसे वो मार्कस को यूज की टू अटैक ऑन जस्टिन, और मार्कस भी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जस्टिन के पीछे पड़ गया, और इसलिए फिल्म का नाम वेपन्स है। इनफैक्ट फिल्म में आर्चर को एक नाइटमेयर का सीन भी आया था, जहां उसे हवा में एक गन दिखता है जिसपे 217 लिखा था, यानी 2:17। नाउ एक और सवाल यह है कि आखिर ग्लैडिस थी कौन। फिल्म में हमें बताया गया है कि वो एलेक्स के माँ की आंटी थी, बट आई बिलीव कि ग्लैडिस उससे भी ओल्ड औरत है। वो किसी तरह की विच है जो कि समहाउ इनके परिवार में आई और पूरे शहर में तहलका मचा के रख दी थी। अब ग्लैडिस के पास वो पावरफुल प्लांट आया कहां से? वेल, इसके बारे में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से ये मूवी फेमस हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसका प्रीक्वल हमें जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्लैडिस एक पैरासाइट की तरह थी जो कि दूसरी की लाइफ फोर्स पे जीती थी, और फिल्म में इसका हमें सटल हिंट एकदम शुरुआत में ही दिया गया था, जहां जस्टिन अपने क्लास को पैरासाइट के बारे में पढ़ा रही थी। फिल्म में लोग जस्टिन पे इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि वो अपने क्लास के बच्चों को हक करती थी, उन्हें कभी कदार घर तक छोड़ाती थी, जो कि पेरेंट्स के हिसाब से बाउंड्री क्रॉस करना था, जबकि जस्टिन एक्चुअली में बच्चों की केयर करती थी। हालांकि जस्टिन को पीने की आदत थी और उसके ऊपर पी के गाड़ी चलाने का इल्जाम भी पास्ट में लगा था, लेकिन इस सब के बावजूद वो दिल से बुरी नहीं थी। आर्चर भी अपने बेटे मैथ्यू को खोने के बाद हार नहीं माना और अंततः उसे अपना बेटा मिल ही गया। एक और अजीब बात यह है कि आर्चर और जस्टिन को ग्लैडिस के नाइट में तब से आने लग गए थे जब ये दोनों ग्लैडिस से मिले तक नहीं थे, तो ऐसा कैसे हुआ? वेल, ग्लैडिस के सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की वजह से आर्चर और जस्टिन को नाइटमेयर्स आते होंगे, ना कि इसलिए कि वो लोग उससे मिले नहीं थे। ग्लैडिस का रिचुअल, उसकी शक्तियां इतनी पावरफुल थी कि उसका असर उन लोगों पर भी हो सकता था जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे। इनफैक्ट जेम्स तक को ग्लैडिस दिखी थी इन द जंगल जब जेम्स उस घर में घुसा था उसके बाद। इन शॉर्ट, ग्लैडिस का रिचुअल सिर्फ फिजिकल कंट्रोल तक सीमित नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकल रूप से भी लोगों को परेशान कर सकती थी। आर्चर और जस्टिन दोनों ही ग्लैडिस के क्राइम्स के विक्टिम्स थे, इसलिए उन्हें ग्लैडिस के विजन्स और नाइटमेयर्स आए।